नमस्कार। बारामासा की चुनाव यात्रा आज कर्णप्रयाग में है और आज हम आपको एक बेहद विशेष व्यक्ति से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं। आप में से अधिकतर लोगों ने उनका नाम सुना होगा। अभी वो फ्रेम में आएंगे तो आप उन्हें पहचान जाएंगे। उन व्यक्ति से हम बात क्यों कर रहे हैं ये आपको इस पूरे इंटरव्यू में समझ में आएगा। और जब पूरे 70 सीटों में सैकड़ों प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें हमने बहुत सीमित जिन प्रत्याशियों से बात करने का मन बनाया उनमें वो प्रत्याशी क्यों शामिल हैं ये भी हम आपको बताएंगे और इस बातचीत में आपको समझ में आएगा। लेकिन ये डिस्क्लेमर हम सबसे पहले आपको दे दें कि कतई ये मत समझिएगा कि हमारी तरफ से ये उनके लिए कोई वोट अपील है और कतई ये मत समझिएगा कि इससे हम उनको प्रमोट करना चाह रहे हैं। लेकिन उन प्रत्याशी से हम आपको इसलिए मिलवा रहे हैं क्योंकि जब आप गढ़वाल में चढ़ते हैं तो श्रीनगर से लेकर और जोशीमठ तक अगर आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो कि आपका किसी ईमानदार नेता का नाम बताइए, किसी कर्मठ नेता का नाम बताइए, किसी ऐसे व्यक्ति का नाम बताइए जो हर आंदोलन में सड़कों पे दिखता हो, जो लाठियां खाता हो, जो मजबूती से मुद्दों को उठाता हो, जो बारीक से बारीक मुद्दों पर बड़ी गहराई से पकड़ रखता हो। उस किसी ऐसे नेता का नाम बताइए जिसने गैरसैंण आंदोलन को सिर्फ मोटे नारों तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि गैरसैंण के लिए जो दीक्षित आयोग की रिपोर्ट बनाई गई उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो वही नाम बार बार जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वही नाम लोगों की ज़ुबान पे आता है। लेकिन उसके साथ ही एक बात लोग एक क्लॉज और जोड़ देते हैं कि आदमी बहुत अच्छा है, व्यक्ति बहुत अच्छा है, लेकिन चुनाव नहीं जीतेगा क्योंकि किसी ऐसी पार्टी से वो संबंधित है। उन व्यक्ति का नाम है इंद्रेश मैखुरी। इंद्रेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है बारामासा में। धन्यवाद। हम आपसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और इन्हीं तमाम मुद्दे जिनसे मैंने ये भूमिका बनाई कि जब लोग इंद्रेश मैखुरी की बात करते हैं तो बड़ी तारीफ़ों से बात करते हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं कि बहुत अच्छा व्यक्ति है। और ख़ास बात ये भी है कि आपकी तारीफ़ सिर्फ एक धड़े के लोग नहीं करते, भाजपा वाले भी आपके बारे में अच्छी राय रखते हैं, कांग्रेस वाले भी अच्छी राय रखते हैं और जब तक बात व्यक्ति विशेष की रहती है तब तक बड़ी अच्छी राय रखते हैं। लेकिन जैसी ही बात फिर आ जाती है राजनीतिक दल की तो किंतु परंतु बहुत सारी चीज़ें ऐड होने लगती हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो इतने सारे किंतु परंतु लोगों के जुड़ते हैं उन किंतु परंतु में कहीं ना कहीं लोगों की एक टीस भी होती है कि इंद्रेश मैखुरी अगर कांग्रेस में होते, अगर भाजपा में होते तो हमारे नेता होते और हमें चाहिए ऐसे नेता। तो इंद्रेश मैखुरी कांग्रेस और भाजपा में क्यों नहीं है, क्या लगाव है ये अपनी पार्टी से? ये बड़ा मज़ेदार है कि लोग ये महसूस करते हैं कि इंद्रेश मैखुरी को उन पार्टियों में होना चाहिए और उतना ही वही लोग ये महसूस करते हैं कि भाई ये जो दो पार्टियां हैं साहब इन्होंने बर्बाद कर दिया, इन्होंने तो तबाह कर दिया, आपको ये कहते हुए भी लोग मिल जाएंगे। तो अब इन दोनों बातों को एक साथ रखिए तो ये दरअसल ये है कि लोग एक तरह से वो मेरा भला चाहते हैं कि मेरा भला हो जाए और उस मेरा भला होने में उनका अपना नुकसान हो जाए, ये वो उसके साथ साथ वो नहीं देख पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है इसको साथ साथ। तो बेसिकली ये यहाँ के लोगों का भलापन एक अच्छा भलापन उनका है कि भाई ये व्यक्ति इतने साल से लड़ रहा है तो इसका कुछ भला हो जाना चाहिए। तो अब सवाल ये है कि लेकिन इसको थोड़ा दूसरे तरह से कहें इसी बात को, तो कह आप ये रहे हैं कि भाई जिन पार्टियों ने 20-21 साल लूटा, जो लूटते रहे, तबाह करते रहे, बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं इस राज्य, तो मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप हो तो सबसे सही लेकिन यार आप लुटेरों में शामिल नहीं हो, आप लूटने में शामिल नहीं होना चाहते तो इसलिए हम आपके साथ नहीं हैं। तो अगर लुटेरों की जमात में एक और लुटेरा बनना है तो उसके लिए तब हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो कमी थोड़ा है ऐसे लोगों की, उनकी कमी नहीं हो रही। लेकिन इस राज्य के सवालों को उठाने वाले लोगों की, इस राज्य के मसलों पर बोलने वाले लोगों की ज़रूर तादाद कम है और वो आवाज़, लोगों की आवाज़ उठनी चाहिए। तो असल सवाल तो ये है, मेरा भला होने का मसला नहीं है, मुझे अपना ही भला करना होता तो तब तो अलग बात होती। और इसमें बस एक किस्सा मैं आपको सुना रहा हूँ, उससे ये बात पूरी हो जाएगी। तो क्या हुआ कि पिछली बार जब विधानसभा चुनावों के मतगणना हो रही थी तो गोपेश्वर में जहाँ वोटों की गिनती होती है हुई पिछली बार, वो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज था। तो उसके प्रिंसिपल के ऑफिस में गया तो वहीं काउंटिंग के बाद भाजपा के ही एक सज्जन ने मुझसे कहा कि भाई साहब होना तो आपको चाहिए था, आप क्या करें ये तो मैंने उनसे कहा कि देखिए ऐसा है कि कल मैं यहाँ प्रिंसिपल ऑफिस में गया और वहाँ बहुत सारे लोगों की फ़ोटो लगी थी। उसमें जो है नेहरू की, गांधी की, पटेल की, अंबेडकर की फ़ोटो थी और एक फ़ोटो चंद्र सिंह गढ़वाली की भी थी।
मैंने उनसे कहा कि लेकिन वहाँ उस आदमी की फ़ोटो नहीं थी जिसने चंद्र सिंह गढ़वाली को चुनाव में हराया, उसका फ़ोटो वहाँ नहीं था। तो हम तो वो जो चंद्र सिंह गढ़वाली की विरासत है, चंद्र सिंह गढ़वाली की धरा है, चंद्र सिंह गढ़वाली आजीवन लाल झंडा लेकर के समझौता विहीन संघर्षों की जो राजनीति है, जनता के पक्ष में खड़ी राजनीति, उसके पक्षधर हैं। अब ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली जितना बड़ा मैं नहीं हूँ, ये मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो रास्ता ज़रूर हमारा रास्ता है। हम इन तमाम सवालों पे भी आएंगे। जिस बात से मैंने भूमिका बनाई थी, आपको उसकी एक झलक मिली होगी अभी भाजपा की 3 गाड़ियां जब यहाँ से गुजरी, तो उनका जिस तरह से अभिवादन रहा, उससे भी आप समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत तौर पे उन लोगों के संबंध इंद्रेश मैखुरी से कैसे हैं। इंद्रेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि लेफ्ट पार्टी से ये जो मोहब्बत हुई, इसकी शुरुआत कैसे हुई? उत्तराखंड में खैर जब से उत्तराखंड बना तब से तो 2 ही पार्टियों का वर्चस्व पूरी स्टेट की पॉलिटिक्स में है। उससे पहले लेकिन आप छात्र जीवन से ही लेफ्ट पार्टीज़ के साथ में जुड़े हुए थे। तो सबसे पहले इंद्रेश मैखुरी के बचपन के बारे में कुछ बताइए। कहाँ आपका बचपन बीता, कहाँ से स्कूलिंग हुई, और कब पहली मुलाकात आपकी लेफ्ट से, इंट्रोडक्शन जो था वो कैसे हुआ? अच्छा, ये काफ़ी लंबा दायरा हो गया। तो बचपन तो ऐसा हुआ कि मैं पैदा हुआ यहीं, मैखुरा हमारा गांव है, और यहीं रहा। मेरी दादी, ख़ास तौर पर दादी को मैं बड़ा प्रिय था, और बचपन में दादी के साथ रहते हुए मतलब आप सोचिए कि इतना प्रिय था कि दूध के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। और 1 आध 2 बार तो यहीं जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, तो मुझको यहाँ भेजा, तो मैं पहले दिन रो रो करके वापस चला गया कि नहीं, मेरे को मेरी दादी की याद आ रही, मुझे दादी के पास जाना है। तो जब तक इसी वजह से ये भी हुआ कि 6-7 साल की उम्र तक मैं स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि मुझे तो दादी के साथ रहना था। उसके बाद मेरे पिताजी चूँकि फ़ौज में नौकरी करते थे, तो वो हमको अपने साथ ले गए, और देश के विभिन्न हिस्सों में जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग होता रहता था, वहाँ वहाँ हम भी जाते रहते थे। तो अचानक से दादी के साथ से और दादी के लाडले से और फ़ौजी पिता के अनुशासन के दायरे में पहुँच गए। 10th के बाद जो है 11th करने मैं उत्तरकाशी गया। अब वो थोड़ा लंबी कथा है, बस मैं उसको कट शॉर्ट कर दे रहा हूँ। लेकिन 11th करने में गया उत्तरकाशी, वहाँ मेरे चाचा जी रहते थे। और 11th के बाद जो अगला साल जब मैं क्लास 12th में पहुँचा, वो साल उत्तराखंड में ऐतिहासिक साल था, 1994, मुजफ्फरनगर का। हाँ, 1994। तो उत्तराखंड आंदोलन हुआ, और आंदोलन आप 12वीं क्लास में? 12वीं में था। उसमें भी मैं पहले दिन जुलूस में नहीं गया। आज के दिन मुझे ये सोच के बड़ा अजीब लगता है कि मैं पहले दिन जुलूस में नहीं गया, बल्कि मैं घर आ गया। लेकिन मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि नहीं भाई, ये कुछ ऐसा हो रहा है तो उसमें जाना चाहिए। तो जाना चाहिए, तो आज्ञाकारी बच्चे ने चाचा जी की राय मानी। मैं आज तक उनकी राय का पालन करते हुए सड़क पे हूँ। तो खैर, मैं वहाँ 1994 उत्तराखंड आंदोलन से एक्टिविज़म का दौर शुरू हुआ, और एक तरह से ये भी हुआ कि लोग तो वापस लौट गए 95 आते आते, लेकिन हम वापस नहीं लौटे, बल्कि सड़क पे ही रह गए। और जो कुछ लोग सड़क पे रहे, उनमें से मैं भी एक रह गया। तो लेकिन 94 का जो आंदोलन था, उसको लेफ्ट लीड नहीं कर रहा था, तो मतलब लेफ्ट में आंदोलनों में उतरने की तो बात समझ में आई वहाँ से। हाँ, वो लेफ्ट के साथ तो कोई बहुत लेफ्ट के प्रति कोई अच्छी राय भी उस दौर में बहुत नहीं बनी, कुछ ऐसा भी नहीं बना। जबकि उत्तरकाशी में जहाँ मैं रहता था, वो लेफ्ट के आंदोलन के प्रभाव का, बहुत ही मजबूत प्रभाव का घाटी मानी जाती, लाल घाटी कहा जाता। कमलाराम नौटियाल जी एक ज़माने में, ख़ासतौर पर 70 और 80 के दशकों में, कॉमरेड कमलाराम नौटियाल इतनी बड़ी चीज़ थे, उस आंदोलन के झंडे के इतने बड़े नेता थे कि 2002 में जब वो पहला चुनाव लड़े, तो 70 और 80 के संघर्षों का बदला लोगों ने उनको दिया। वो केवल 500-600 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए, वरना वो पहले लेफ्ट के विधायक होते, पहली विधानसभा में पहुंच चुके होते। लेकिन वहाँ मेरा लेफ्ट, जो लोग लेफ्ट के से निकले हुए लोग थे, उनके साथ इंटरेक्शन था। अच्छा, लेफ्ट में शामिल थे, उनके साथ नहीं था। तो लेकिन मैं आया ग्रेजुएशन करने के बाद उत्तरकाशी से श्रीनगर, और श्रीनगर में आयशा के लोगों से मेरी मुलाकात हुई, और उनके साथ चूँकि उत्तरकाशी में रहते हुए मैं कला दर्पण एक संस्था थी, उसके साथ नाटक वगैरह करता था, तो उनके साथ उन्होंने कुछ कुछ मौक़ों पर नाटक करने को कहा। जैसे मुझे याद है कि 98 में 12 अप्रैल को जो सफदर हाशमी का जन्मदिन होता है, तो वहाँ प्रोग्रेसिव स्टडी सेंटर के नाम से आयशा के लोग एक सेंटर चलाते थे, प्रगतिशील अध्ययन केंद्र। तो चूँकि लाइब्रेरी थी, मेरा भी थोड़ा पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट था, मैं भी वहाँ जाता था। उन्होंने कहा कि नाटक करना है सफदर हाशमी के जन्मदिन पे, तो 12 अप्रैल 1998 को हमने एक नाटक किया। वो थोड़ा एक क्लोजनेस उससे शुरू हुई, और फिर उसमें बातचीत के प्रोसेस में होते होते 1999 में आयशा ने
हालांकि उसमें भी थोड़ा सा कथा है, उसका बैकग्राउंडर थोड़ा दूसरा है कि आयशा और एआईएसएफ के बीच में बात थी कि एआईएसएफ अध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ेगा और आयशा उसको सपोर्ट करेगा श्रीनगर में 99 में श्रीनगर गढ़वाल यूनिवर्सिटी में। तो आयशा ने ये तय किया, लेकिन एआईएसएफ वालों ने कहा हम बैनर पे नहीं लड़ेंगे। तो बहुत दिनों तक उनके बीच में बहस चलती रही और फाइनली वो जो समझौता था वो टूट गया। और फिर आयशा के साथियों ने मुझसे बात किया, मतलब उस समय अतुल सती जी वहाँ होते थे, कैलाश पांडे, योगेश पांडे, ये सब नेता लोग थे आयशा से जुड़े हुए, और इन्होंने मुझसे बात किया। और मैं तो चुनाव लड़ने को लेकर के मुझे बड़ा डर लगता था कि ये सब तो बड़ा ऐसा काम है कि कैसे किया जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं लेकिन देखो, किसी चीज़ को अगर आप कहते हैं कि ये गलत है तो सही कैसे होगा ये दिखाना चाहिए। तो ये तर्क मेरी समझ में आया कि हाँ भाई, इसका तो तर्क का तो कोई जवाब नहीं है। तो तब मैं आयशा से पहली बार 99 में चुनाव लड़ा और उसमें मैं चौथे नंबर पे शायद आया। अच्छा, किस पोस्ट के लिए लड़े थे? अध्यक्ष पे। अच्छा। और अगले साल जो है 2000 में फिर मैं फिर दोबारा से आयशा से चुनाव लड़ा और गढ़वाल यूनिवर्सिटी के छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। अच्छा, 2000। क्या आप लेफ्ट के पहले अध्यक्ष थे यूनिवर्सिटी में? हाँ, लेफ्ट आयशा से पहली बार अध्यक्ष कोई बना और लेफ्ट से भी पहली बार कोई अध्यक्ष बना। हालांकि 80s में ललिता प्रसाद भट्ट जी थे जो एआईएसएफ से थे और वो तो शायद टिहरी कैंपस में वो थे या श्रीनगर में। अच्छा। वो लेकिन वो चुनाव का फैसला नहीं हुआ था। अच्छा। उसमें आज के महान बड़े नेता, दल बदल, रोज पार्टियां बदलने वाले, उनका और इनका कंपटीशन था। अच्छा। और फैसला नहीं हुआ, वो बैलेट बॉक्सेस लूट लिए गए और क्या कर लिया गया, तो उस तरह से। लेकिन वहाँ लेफ्ट के जनरल सेक्रेटरी हम लोगों के पीएसएफ, जो आयशा से पहले का स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो पीएसएफ से जनरल सेक्रेटरी विनोद किमोठी जी रहे थे। लेकिन अध्यक्ष में 2000 में बना। अच्छा इंद्रेश जी, ये मोह भंग कभी लेफ्ट से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि विसंगतियां लेफ्ट पार्टीज में ना हो, ऐसा भी नहीं है कि सीपीआई, सीपीएम या आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं माले, एक तो थोड़ा सा ब्रीफ भी दीजिएगा, क्योंकि कम्युनिस्ट तो ऐसा शब्द बना दिया गया है कि लोग अब छूते ही नहीं हैं उस टॉपिक को, या उसको सुनते ही मतलब वो बिल्कुल लगभग एंटी नेशनल के बराबर समकक्ष उसको खड़ा कर दिया गया है। और जबकि एक लंबा इतिहास, आंदोलन, तमाम तरह के मूवमेंट्स और मतलब लेफ्ट पॉलिटिक्स उतनी अछूती नहीं रही है। खास करके देश के इतिहास में इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। भगत सिंह जैसे लोग रहे हैं जो कि घोषित तौर से कम्युनिस्ट थे। हाँ, मैं सवाल ये कर रहा था कि विसंगतियों से परे तो आपकी पार्टी नहीं रही है। तमाम सरकारों में शामिल भी रही है और जहाँ जहाँ सरकारें रही हैं वहाँ भी लगभग उसी तरह के पॉलिटिक्स देखने को मिली है। तो वो मोहभंग कभी क्यों नहीं हुआ? देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियों में ख़ास बात है। एक ख़ास बात यह है कि वहाँ वो कहते हैं कि भाई इनर पार्टी स्ट्रगल हमेशा रहना चाहिए। बाकी पार्टियों में इसको गुटबाजी कहते हैं, इसको दूसरी चीज़ कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कम्युनिस्टों में कि भाई दो लाइना संघर्ष अगर किसी पार्टी के भीतर नहीं है, उसके भीतर जो दो धाराएं अगर नहीं हैं, तो वो जीवंत कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है, वो जिंदा कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। अगर उसमें दो धाराओं के बीच में लगातार संघर्ष नहीं है, दो आइडियाज़ के बीच में संघर्ष नहीं है, तो जो भी इस तरह का आइडिया जब भी होता है, वो अलग बात है कि ठीक है, अंततः ये माना जाता है कि भाई अल्पमत बहुमत के अधीन है, ये डेमोक्रेटिक सिद्धांत है। लेकिन संघर्ष कोई बंद हो जाएगा ये नहीं बात है, वो संघर्ष हमेशा रहेगा। तो विसंगतियों का अगर कहीं भी कोई भी ऐसी बात है, हम अपनी पार्टी के महाधिवेशनों से लेकर तमाम जगह, यहाँ ये हक आपको है कि आप पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को कह सकते हैं कि नहीं, आपकी राय गलत है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में आप नहीं कह सकते पार्टी के सबसे बड़े नेता को, क्योंकि बाकी पार्टियों में वो सुप्रीमो है। यहाँ जनरल सेक्रेटरी सुप्रीमो नहीं है, वो भी हमारे ही जैसा है ना, और हम उसके साथ बहस कर सकते हैं, उसके साथ बात। तो ये जो डेमोक्रेसी है, जो ये लोकतंत्र है और व्यापक लोकतंत्र है, तो दरअसल ये वहाँ टिके रहने की वजह बनता है, अगर आप डेमोक्रेटिक चीज़ों को समझते हैं तो। उसके अलावा तो जिस तरह का खैर जो ये प्रचार इस दौर में है, तो इस दौर के प्रचार का तो क्या कहिए, वो तो हर किसी को अपने अलावा अपने को देश समझते हैं और अपने से द्रोह को देशद्रोह समझते हैं। तो मैंने तो ये बात जब से जेएनयू और उस ज़माने से ये बात होना शुरू हुई, तब से मैंने ये कहा लोगों से कि भाई हमारा ख़ास तौर पर एक तो वो जो टर्म है सेडिशन, तो सेडिशन का तो हिंदी तर्जुमा देशद्रोह नहीं है, उसका तर्जुमा तो राजद्रोह है ना। तो देश के साथ हमारा कोई द्रोह नहीं है, बल्कि देश में जो सबसे कमज़ोर है,
देश में जो सबसे ज़्यादा वंचित है, जो सबसे ज़्यादा हाशिए पर जो तबका है, उसके साथ उसके प्रतिनिधि के तौर पर उससे हमको बेपनाह मोहब्बत है। हम चाहते हैं कि वो ऊपर उठे, वो अपनी ताकत पर खड़ा हो। उसके मसीहा भी हम नहीं होना चाहते। वो अपने दम पर खड़ा हो, अपने पैरों पर खड़ा हो, अपनी ताकत को समझे, ये हम करना चाहते हैं। तो इस तरह से देश के साथ, देश की मिट्टी पानी से हमारा कोई द्रोह नहीं है। लेकिन जो भी लुटेरा राज है, उस लुटेरे राज से, उस देश को बर्बाद करने वाले राज से, देश को बांटने वाले राज से तो द्रोह था, है, रहेगा। वो तो कोई बात ही नहीं है। होता रहे, कोई बात नहीं। उसमें क्या कीमत उसकी होगी, क्या चुकानी पड़ेगी, वो तो चुकाई जाएगी, उसमें कोई बात नहीं है। ये देखिए, लेकिन इंद्रेश जी, जब ये सवाल आपके संदर्भ में बार बार उठता है, कहा जाता है कि जब आप खुद सशक्त होंगे, किसी पोजीशन पे होंगे, तो आप बदलाव करने लाने वाली पोजीशन पे भी होंगे। जिस पार्टी में आप हैं, उस पार्टी की अभी स्पष्ट तौर से कहें तो दूर दूर तक कहीं जीत की संभावनाएं, गुंजाइशें नहीं हैं। और इसीलिए मैं ये डिस्क्लेमर एक बार दोबारा दे दूं कि कतई भी इसको ऐसा ना समझा जाए कि हम प्रमोशन के लिए या वोट के अपील के लिए ये इंटरव्यू कर रहे हैं। अगर हम कर भी रहे होते तो भी कोई उनको वोट नहीं देने वाला था। ये इंद्रेश जी के साथ में जुड़े हुए कार्यकर्ता से भी जब हम इंद्रेश जी से इतर बात करते हैं, हो सकता है उनको वो बात थोड़ा चुभे, लेकिन उनके कार्यकर्ता खुद भी ये स्वीकार करते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए, जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके जो वोट उनको पड़ने वाला है वो इतना नहीं होगा कि वो चुनाव जीत सकें। तो जब ये बात पहले से आप जानते हैं, आपके कार्यकर्ता जानते हैं, तो चुनाव लड़ने का औचित्य या जिस सोच के साथ आप इलेक्शन में उतरते हैं, वो सोच क्या है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसमें दो बात है। एक तो हम चुनाव नहीं जीतना चाहते, ये बात नहीं है। निश्चित ही हम चुनाव लड़ते हैं तो हम चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए जो सब दंड फंद हथकंडे अपनाने हैं, वो हम नहीं करना चाहते। क्योंकि वो करने के बाद अगर हम जीतेंगे तो हम जीत करके भी हार जाएंगे, फिर वो हार होगी, वो जीत नहीं होगी। तो एक तो पहली बात यह है कि हम चुनाव जीतना चाहते हैं, और लोगों की ताकत के दम पर, लोगों को सशक्त बना करके, लोगों की लोकतांत्रिक समझ को भी विकसित करके, उसको आगे बढ़ा करके, उनकी लोकतांत्रिक चेतना आगे बढ़ेगी तो निश्चित ही वो हमको वोट देंगे, उनका वोट भी मिलेगा। अभी भी जितना वोट हमको मिलता है, या जितना वोट के इतर भी जो समर्थन है, तो मान लीजिए कि भाई कोई आदमी समाज में है, इसको भी थोड़ा समझना चाहिए कि कोई आदमी समाज में ऐसा है तो वो सिर्फ अपने आप, अपनी सनक के बल पर ऐसा नहीं है। उस समाज में उसके लिए जगह है, उस विचार के लिए स्पेस है। वो स्पेस कितना है ये अलग बात है, लेकिन वो स्पेस है, तभी वो आदमी ऐसा है। और इस स्पेस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंद्रेश मैखुरी जब चुनाव में उतरते हैं तो उनके कंट्रीब्यूशंस, उनको जो फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट करने वाले लोग हैं, उनको आप देखेंगे तो 50 रुपए के डोनेशंस, 15 रुपए के डोनेशंस, आज के दौर में भी ये हकीकत बात है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 50-50 रुपए डोनेट लोग उनके लिए करते हैं। भले ही वो डोनेट करने वाले वोट कहीं और दे दें, लेकिन उनको ये लगता है कि एक अच्छा व्यक्ति चुनाव में उतरा है तो हमारी ओर से ये योगदान इसके लिए हो। इससे मैं एक और सवाल पे आऊँगा। बहुत अच्छे सोर्सेज से हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि इस बार का जो चुनाव है उसमें आपके पास सीधे प्रियंका गांधी के ऑफिस से आपके पास ऑफर था कि आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़िए। और बहुत सारे लोग, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इंद्रेश मैखुरी को विधानसभा में देखना चाहते हैं, भले सरकार किसी की भी हो, आप पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन लोग चाहते हैं कि इंद्रेश मैखुरी जैसी संघर्षों की आवाज़ विधानसभा पहुँचे। तो उन लोगों के लिए ये आपका प्रियंका गांधी के दफ्तर से आया ऑफर, कांग्रेस का टिकट ठुकरा देना, जहां तमाम बड़े नेता करोड़ों रुपए लगाकर कांग्रेस के टिकट के पीछे दौड़ रहे हैं, वहां इंद्रेश मैखुरी ने एक झटके में वो टिकट नकार दिया। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि इंद्रेश मैखुरी विधानसभा तो एक बार पहुंचे, भले ही उसके बाद कांग्रेस से इस्तीफा दे दें या भले ही उसके बाद चीज़ें छोड़ दें, लेकिन कम से कम एक बार विधायक तो बने। नहीं, एक तो मतलब इसमें एक बात तो ये है कि भाई ये जो राजनीति है जिसको हमने किया, और जिसको आमतौर पर लोग कह रहे हैं कि भाई वो तो बड़ी कमज़ोर राजनीति है, जो राजनीति एक आदमी का इतना बड़ा कद बना दे रही है कि उसको एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर से, जहाँ वो बात नहीं कर रहा है, वहाँ से लोग कह रहे हैं कि नहीं आ जाओ, तो वो राजनीति तो कमज़ोर राजनीति नहीं है, वो ताकतवर राजनीति है। एक दूसरा ये किस्सा, दरअसल ये जो स्कूली किताबों में पढ़ी हुई बाबा भारती और डाकू खड़क सिंह की कथा है, वो मैंने खूब लोगों को सुनाई इस संदर्भ में कि भाई बाबा भारती के पास एक घोड़ा था बहुत सुंदर, और डाकू खड़क सिंह वो घोड़ा हासिल करना चाहता था किसी कीमत पर भी। तो उसने बहुत सारे प्रयास किए, बाबा को धमकाया, घोड़ा छीनने की कोशिश किया, कोई प्रयास कामयाब नहीं हुआ। तो एक सुबह बाबा भारती जो है वो घूमने टहलने जा रहे थे,
देखा कि सड़क के किनारे एक दीनहीन व्यक्ति पड़ा हुआ है। तो बाबा घोड़े से उतरे, उस दीनहीन व्यक्ति को घोड़े पे बिठाया और चलने लगे। थोड़ी देर में अचानक से झटका लगा, लगाम हाथ से छूटी और घोड़ा ये गया वो गया। आगे जा कर के देखा कि वो तो कोई दीनहीन व्यक्ति नहीं है, वो डाकू खड़क सिंह है। तो बाबा ने उससे कहा कि खड़क सिंह घोड़ा बेशक ले जाओ, लेकिन किसी को ये मत कहना कि तुमने दीन दुखी होने का नाटक करके घोड़ा हासिल किया है। लोग दीन दुखियों पर भरोसा करना बंद कर देंगे। तो असल में 20, 25, 27 साल हम एक धारा की बात करते रहे, कांग्रेस और बीजेपी को इस राज्य की तबाही के लिए जिम्मेदार मानते रहे और मानते हैं, आज की तारीख में भी मानते हैं कि ये बर्बादी, ये तबाही। और अचानक से सिर्फ अपने लिए उस तबाही बर्बादी की धारा में जाकर के शामिल हो जाएं, तो ये तो उन सारे लोगों के साथ छलावा है। या तो और दूसरी बात यह कि या तो 20-25 साल से मैं झूठ बोल रहा था, लोगों को बरगला रहा था, या मुझको खुद ही अपनी बात पर भरोसा नहीं था। तो मुझको तो अपनी बात पर भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है और मैं जिस धारा के साथ खड़ा हूँ वो सही धारा है, वो इस राज्य की ज़रूरत है। ठीक है, वक्त लगेगा, स्थितियाँ बदलने में वक्त लगता है। हालांकि ये इतनी मतलब बहुत सारे लोगों को आश्चर्य हो रहा होगा ये बात सुन के, क्योंकि ये बात आदर्शों में सुनी जाती है। हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने कांग्रेस का टिकट ठुकरा दिया और उसके बाद उसका जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया वो कितना मतलब विश्वास, सही में कई बार विश्वास नहीं होता। विश्वास इसलिए भी नहीं होता है क्योंकि हम उस राज्य के लोग हैं जिन्होंने अभी पिछली सरकार में जो कैबिनेट देखी है, ये वही कैबिनेट थी जो इससे पिछली सरकार में भी थी। यानी कांग्रेस सरकार की कैबिनेट में जो लोग शामिल थे वो पिछली बीजेपी सरकार की कैबिनेट में भी थे। अब उनमें से कई लोग फिर से कांग्रेस की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस में जो थे वो इस बार बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस पूरे घालमेल के बाद जहाँ पे अनैतिकता एक तरह से स्वीकार्य हो चुकी है, लोग ये मान चुके हैं कि हाँ वो किसी भी दल से लड़ें वो तो जीतेंगे ही, वो तो आइडियोलॉजी जहाँ बहुत पीछे छूट गई है, वहाँ इतनी आइडियोलॉजिकल बात जब निकल के सामने आती है तो सच में कई बार विश्वास नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अपने संघर्षों पे वो अच्छा, एक सवाल ये संघर्षों की राजनीति से और इन तमाम चीज़ों से एक सवाल और आया, बहुत सारे लोगों के मन में होगा और हो सकता है यूट्यूब कमेंट में भी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये इनकी फंडिंग जो है सीधे चीन से हो रही है, इनकी फंडिंग। तो ये चाइना की फंडिंग का जो सवाल है लेफ्टिस्ट का और इंद्रेश मैखुरी जैसे लोगों का, इस पे क्या जवाब देंगे? देखिए, एक तो भाई आजकल तो बड़ा क्लियर है। आजकल तो मैंने आप देख सकते हैं कि गूगल पे कौन पैसा दे रहा है, बैंक अकाउंट में कौन पैसा डाल रहा है। मैं तो पिछली बार मुझे एक कार की ज़रूरत थी तो मैंने फेसबुक पर कहा कि भाई मुझको एक कार की ज़रूरत है, लोगों ने सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने लायक पैसा दे दिया। तो चीन का पैसा आता तो भाई चंदा क्यों मांगना था, चीन के पैसे से काम चलाते। नहीं, लोग तो ये कहते हैं कि ये चंदा तो अलग से आता है, चंदा मांगना तो कवर अप है, मतलब पैसा तो कहीं नहीं, वो कहाँ होगा, कहीं दिखाई तो देना चाहिए। और प्यार मोहब्बत तो हमारा तो नहीं है आज के दिन पर चीन के साथ वैसा प्यार मोहब्बत तो प्रधानमंत्री जी जता रहे थे कि भाई चीन के राष्ट्रपति मेरे यहाँ अहमदाबाद आए, फिर उन्होंने कहा देखो वो जो चीनी यात्री आए थे ह्यूनसेंग या फाइन, और वो तुम्हारे गांव गए, फिर तुम्हारे गांव से मेरे गांव गए, ये वाला किस्सा तो प्रधानमंत्री जी ने सुनाया। और पिछले कुछ वर्षों में तो भाजपा का जो चीन के साथ संबंध है, यहाँ चीन हमारी सीमाओं के अंदर घुसा है, हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, और प्रधानमंत्री जी वो लाल लाल आंखें जो वो प्रधानमंत्री नहीं होते हुए दिखाते थे वो नहीं दिखा पा रहे हैं उनको, और वो हमारे यहाँ आकर के गांव बना दे रहा है। प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही चीन के खिलाफ बोलने की। तो चीन परस्ती अगर देखनी हो या चीन के सामने सरेंडर अगर देखना हो, समर्पण देखना हो, तो वो तो इस समय जो इस देश में सरकार है कोइंसिडेंटली वो एक्सट्रीम ऑपोजिट विचारधारा की है, लेकिन उसके बावजूद चीन के सामने वो समर्पण किए है। तो इस देश के जो मेहनत कश हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, उनके हित से बड़ा हमारे लिए चीन नहीं है, उनके हित से बड़ा हमारे लिए रूस नहीं है। उसका हित हमारे लिए पहली बात है, प्राथमिक बात वही है। वो आइडियोलॉजिकल जो भी सहमति हो वो अलग बात है। आपकी इसी बात से मेरे को एक सवाल और आता है। हाँ। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टीज पे, एक आरोप ये भी लगता है कि आपकी तरह के, आपकी माइंडसेट के लोग अच्छा अध्ययन करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे पकड़ भी अच्छी होती है। आपने अभी हम बात कर रहे थे विधानसभा की और विधानसभा चुनावों की, आपने बातों बातों में मौका ढूंढ लिया सीधे प्रधानमंत्री को टारगेट करने का और पूरी अच्छे तरीके से कर भी दिया। तो लोग ये सवाल उठाते हैं कि
इंद्रेश मैखुरी गांव में उतने गांव के मुद्दों पर, हालांकि आपका संघर्ष रहा है, लेकिन बार बार ये सवाल उठता है कि कम्युनिस्ट नेता जो है तुरंत इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर तो सवाल खड़े कर देते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों पे, सीएए पे, यहाँ आपने सीएए के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ उस पर आपने बात करी, पंजाब के किसान आंदोलनों पर आपने बात करी, लेकिन ये सवाल उठता है कि गाँव में ग्राम सभा की जो सड़कें हैं और गाँव के जो तमाम मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आपको ज़्यादा बोलना चाहिए बजाय कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के। ये सवाल जो बार बार उठता है। नहीं, अगर मैं अपने ख़ास संदर्भ में इस बात को कहूँ तो पिछले 5 साल में, आजकल तो सोशल मीडिया है, वहाँ लिखा हुआ उठा करके देख लीजिए, और सबसे ज़्यादा बार उत्तराखंड के सवाल, उत्तराखंड के दायरे से बहुत कम बाहर के सवालों पर मैंने बोला होगा, क्योंकि देश के सवालों पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ के स्पेसिफिक सवालों पर बोलने वाले लोग कम हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि इन सवालों पे बोला जाए। पिछले 5 सालों में मैं आधा दर्जन से ज़्यादा सड़क के आंदोलनों में गया हूँ कि कहीं सड़क बंद हुई उन सवालों पर। पिछले 5 सालों में इस इलाके में प्राइमरी के एक टीचर का गलत तरीके से सस्पेंशन हुआ, उस पर लड़ने से लेकर के, और दिवाली खाल में एक दुकानदार का दुकान पीडब्ल्यूडी ने सड़क चौड़ा करने के लिए, विधानसभा को जाने वाली सड़क बननी थी, उसको चौड़ा करने के लिए दुकान उजाड़ दी, उस पर लड़ करके हमने उसकी दुकान दोबारा बनाई। तो ऐसा मैं मतलब 5 साल का ही अगर आप देखेंगे तो ऐसी बहुत सारे सवाल, इश्यूज़ हैं। और किसान आंदोलन के बीच में भी, जिस किसान आंदोलन का आपने जिक्र किया, एक तो वो पूरे देश का किसानों का सवाल था, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में यहाँ मैं पर्चा लेकर के गाँव-गाँव घूमा कि भाई पूरे देश में किसान सड़क पर उतर रहा है, हमारी खेती किसानी की बात क्यों नहीं हो रही। हमारी जो पर्वतीय कृषि है, हम तो ये कह रहे हैं कि भाई पर्वतीय कृषि को इन 20-21 सालों में उत्पादक और लाभकारी बनाया जाना चाहिए था, उसको रोजगार का आधार बनाया जाना चाहिए था, जो नहीं बनाया, इसीलिए बड़े पैमाने पर पलायन है। और उसमें एक देहरादून में मैं रहा तो मैंने देखा कि हर मोहल्ले में 2-3 चीज़ें हैं, एक पहाड़ी उत्पादों की दुकान, एक डेयरी और एक जिम, ये 3 आपको देहरादून के हर मोहल्ले में। दूसरा आपने क्या बताया? पहाड़ी उत्पादों की दुकान, डेयरी, अच्छा, और जिम। अच्छा। तो पहाड़ी उत्पादों की दुकान, भाई पहाड़ में उत्पादन नहीं होगा तो वो देहरादून की दुकान भी नहीं चलेगी। और जो डेयरी भी लोग कर रहे हैं तो वो वही लोग हैं जो यहाँ से गए हुए हैं। मैं तो शराब के आंदोलन में 2017 में हम यहाँ रहे, और मैंने देखा कि जो महिलाएं शराब के आंदोलन में कर्णप्रयाग में आती थी, वो कर्णप्रयाग में, मुझे पहली बार पता चला कि कर्णप्रयाग में वो पशुपालन करती हैं, घास लेने जाती हैं, फिर धरने में आती हैं, है ना, ऐसी महिलाएं थी। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका पर्वतीय कृषि से कोई लेना देना नहीं है, पर्वतीय कृषि को लाभकारी बनाने में उसका कोई योगदान नहीं। तो ये जो सवाल है, इस सवाल को पिछले बहुत सालों से मैं लगातार उठा रहा हूँ। मैं गांव-गांव घूमा कि देश का किसान आंदोलन हो रहा है, इसमें पहाड़ की कृषि की बात क्यों नहीं है, पर्वतीय कृषि की बात क्यों नहीं है। पर्वतीय कृषि की बात होनी चाहिए, क्योंकि जिस बात के लिए किसान आंदोलन लड़ रहा है, हम तो उस अवस्था से पार हो चुके हैं। हमारी तो हालत ख़राब है, हमारी खेती बंजर है, वहाँ सुअर, बंदर, बाघ, भालू का इतना बड़े पैमाने पर हमला है, उस बात को कोई कह नहीं रहा, वो डिस्कोर्स में भी शामिल नहीं होता। तो असल में हमारी बात तो यही बात है, लेकिन दुनिया भर में क्या हो रहा है उस पर तो नज़र रहेगी, देश में भी क्या हो रहा है। क्योंकि एक तो कई बार क्या होता है कि अच्छा, पार्टियों का भी बड़ा अजीब डिवीज़न है। वो कहते हैं साहब ये क्षेत्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हम कह रहे हैं कि साहब ये बताओ कि बिना क्षेत्र का कोई राष्ट्र संभव है क्या? ऐसा संभव है कि कोई क्षेत्र नहीं सीधा राष्ट्र है? और आज के दिन पर क्या कोई ऐसा क्षेत्र मुमकिन है कि जिसका कोई राष्ट्र नहीं हो? तो ये दरअसल ये जो डिवीज़न है या जो बाइनरी है, थोड़ा अजीब तरह की है। ये लोगों के बीच में उनको जो वास्तविक मुद्दे हैं उनसे हटाने वाली है, उसके अलावा इससे कुछ नहीं हासिल होता। अच्छा इंद्रेश जी, अब हम रैप करेंगे इस इंटरव्यू को, लेकिन उससे पहले आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे, और ये सवाल इंद्रेश मैखुरी को जानने वाले बहुत लोगों के मन में है, क्या इंद्रेश मैखुरी कभी विधानसभा पहुंचेंगे? क्योंकि जिस पार्टी में वो हैं उस पार्टी के साथ ही अगर वो रहें तब तो लोग ये नहीं कहते कि वो विधानसभा पहुंचेंगे। तो क्या इंद्रेश मैखुरी कभी विधानसभा पहुंचेंगे? नहीं, ये तो लोगों को ही अंततः तय करना है। ये तो लोग तय करेंगे कि वो इंद्रेश मैखुरी को विधानसभा पहुंचाना चाहते हैं कि नहीं पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इतना तय है कि इंद्रेश मैखुरी जाएंगे तो CPI-ML के झंडे के साथ ही जाएंगे। हाँ, जाएंगे उस झंडे के साथ ही। और मेरा ये विश्वास है, मैं लोगों पर हम कम्युनिस्ट लोग जो है, कम्युनिस्ट पार्टी तो जनता पर भरोसा करती है, उसका बाकी किसी पर भरोसा नहीं। हमारा विश्वास है कि लोग इस बात को समझेंगे, लोगों को ये बात समझ में आएगी, अभी भी जितने लोगों को आई है ना।
तो वो भी एक प्रयास से समझ में आई है। और जो पहले भी आपने सवाल पूछा, दरअसल मैं ये कह रहा था कि आदमी जो बनता है तो वो अपने समाज का उत्पाद है। और वो साहिर लुधियानवी कहते हैं कि भाई मैं भी तो जो कर रहा हूँ, मतलब लोगों को जो वापस लौटा रहा हूँ। तो साहिर कहते हैं कि दुनिया ने तजुर्बातो हवादिश की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया वही लौटा रहा हूँ मैं। तो वही लौटाने की कोशिश है, बस उस प्रक्रिया में जो होगा वो देखा जाएगा। पूरे नैरेटिव को जिस तरह से लोग देखते हैं, आपने एक शेर बोला तो मैं भी एक शेर पढ़ देता हूँ। जो लोग आपको जिस तरह से जिस तरह से जितने स्ट्रिंजेंट आप हैं इस बात को लेकर के, तो उस पर लोग कहते हैं कि इंद्रेश मैखुरी जब इतने बड़े बड़े ऑफर्स ठुकरा देते हैं तो इंद्रेश मैखुरी इस राह पे होते हैं कि दिल इसी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह कि या तो मुझे सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। नहीं, इस जिद पे नहीं अड़ा है कि सब कुछ चाहिए, बस लोगों के हक में चीज़ें चाहिए। दरअसल जब लोग इस ऑफ़र स्वीकार करने को कह रहे हैं तो वो चाहते हैं कि जैसे लोग उनको ठगते लूटते रहे, मैं उन लुटेरों की जमात में शामिल हूँ। तो मैं उस जमात में शामिल नहीं होना चाहता। मेरा अपने विचार पर, अपनी विचारधारा पर विश्वास है। और ऐसे बहुत सारे लोगों का, मतलब मैं तो जितना अभी भी मैं समझता हूँ कि जितना मुझको मिल रहा है, देश के बहुत सारे हिस्सों में लेफ़्ट की पॉलिटिक्स करने वाले बहुत सारे लोग जो हमसे ज़्यादा कमिटेड, हमसे ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और वो इतना लाइमलाइट भी नहीं पा रहे हैं, उनकी चर्चा भी नहीं हो रही है। तो मैं ये नहीं समझता कि मैं सबसे बड़ा कुर्बानी देने वाला, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। और ये लोगों के हक में जो हम समझ रहे हैं कि जनता को उसकी ताकत का एहसास कराना, उसको अपनी ताकत पर खड़ा करना, ये ज़्यादा बड़ा काम है। विधानसभा जाना थोड़ा छोटा छोटा सपना है। ये सब छोटे छोटे टाइप, बड़ा सपना कम्युनिस्ट पार्टियों ने हमको दिखाया कि भाई दुनिया बदलनी चाहिए, दुनिया में किसी तरह की गैर बराबरी, किसी तरह की असमानता नहीं होनी चाहिए। तो ये इतना बड़ा सपना है कि इसके सामने मैं विधायक, मैं सांसद, ये बहुत छोटा छोटा सपना है। तो ये हमारे साथ थे इंद्रेश मैखुरी। आई होप आपको उनसे हमारी जो बातचीत हुई वो आपको पसंद आई होगी। उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को आप लोग हमारे ज़रिए भी देख रहे हैं और तमाम अन्य माध्यमों से भी देख रहे हैं। और आप ये जानते हैं कि उत्तराखंड की पॉलिटिक्स को आइडियल पॉलिटिक्स तो कतई भी नहीं कहा जा सकता। स्पेशली जो पिछले कुछ सालों में आप लोगों ने दल बदल और तमाम तरह की विसंगतियाँ देखी, उस बीच एक ऐसे व्यक्ति से हमने आपका परिचय करवाया कि जिस टिकट को उसने ठुकरा दिया है, इस ऐसी पार्टी के टिकट को जिसके लिए बहुत सारे लोग पता नहीं कितने के आरोप लगते हैं कि इतना करोड़ में खरीदने को तैयार होते हैं। उनसे ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बारामासा की चुनावी यात्रा जारी है, जुड़े रहिए बारामासा।